सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस बार जो गणतंत्र दिवस पर हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित गुप्ता पार्लियामेंट स्ट्रीम में आपका स्वागत करता हूं। कहां एक तरफ तो देश के राष्ट्रपति इंडिया गेट पर झंडा फहरा रहे थे और दूसरी तरफ कुछ उत्पाती किसान लाल किले पर तिरंगे को उतार रहे थे। वैसे तो जिस किसान बिल का विरोध हो रहा है वो देश के 15 करोड़ छोटे और मझोले किसानों के लिए है, लेकिन विरोध अधिकतर पंजाब और हरियाणा के 2 लाख किसान कर रहे हैं जो कि सिंघू बॉर्डर पर जमे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इस विवाद का समाधान क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लाल किले पर हुई घटना ने किसानों के लिए पूरे देश की तरफ से मिली मोरल सपोर्ट को लगभग खत्म सा कर दिया है। बहुत सारे किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है और उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। कुछ उत्पाती किसानों ने ट्रैक्टर रैली की लगभग सभी 37 शर्तों को तोड़ा, जैसे 5 लोगों से ज्यादा सवारी नहीं, हथियार नहीं होना, यहां तक कि लाठी डंडे तक नहीं होना। कुछ मुख्य किसान नेताओं ने एक दिन पहले ही भड़काऊ वीडियो जारी किए थे और किसानों को साथ में लाठी डंडे लाने के लिए कहा। फिर क्या था, रिंग रोड के तय रूट को तोड़कर आईटीओ चौक पर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने उत्पाती किसानों ने तांडव मचाया। यहां तक कि ट्रैक्टर से पुलिस वालों को रौंदा, फरसे से वार किए। इस सब में 300 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान घायल हो गए। पुलिस के पास गोलियां होते हुए भी वो तलवारों और लाठी डंडों को सहती रही, क्योंकि जुल्म करने वाले अपने ही देश के लोग थे। इसके बाद भी पुलिस की तरफ से एक भी गोली नहीं चलना बड़ी बात है। अगर ऐसा होता तो असली किसानों की आवाज दब जाती और आंदोलन धाराशायी हो जाता। किसानों का आरोप है, जून के महीने में जब पूरा देश कोरोना की वजह से लॉकडाउन में था, तब एग्रीकल्चर जैसे इंपॉर्टेंट इशू पर बिना संसद में चर्चा किए राष्ट्रपति के विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके ऑर्डिनेंस लाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। उसके बाद राज्यसभा में इस बिल को ध्वनिमत से पास करवाना भी सवाल खड़े करता है। सरकार द्वारा धरने के लिए जंतर मंतर पर किसानों को मना करना और अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के स्टेडियम्स को जेल बनाने के लिए मांगना भी किसानों को नाराज करता है। इधर लाख लंगर एवं अन्य सुविधाएं दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एवं दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध करवाने के बाद भी सिंघू बॉर्डर पर 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5 लोगों ने आत्महत्या की है। पहले तो सरकार ने दिल्ली में किसानों को घुसने से रोकने के लिए हाईवे के बीच में खाई बना दी और ठंड में वाटर कैनन से पानी की बौछार की। इधर 2 महीने तक सिंघू बॉर्डर पर रहकर अलग अलग तारीखों पर किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से 11 राउंड की चर्चा की, लेकिन सरकार कृषि कानून वापस न लेने पर अड़ी रही। कुछ फिल्मी हस्तियों ने तो ट्विटर वार की हद तक कर दी, जिसमें कंगना और दिलजीत दोसांझ की बहस काफी पॉपुलर रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी कृषि कानून पर कमेटी बनाकर फैसला न आने तक कानून पर रोक लगाने के लिए कहा। सरकार ने भी 1.5 साल के लिए कानून पर रोक लगाने का प्रस्ताव किसानों को दिया, लेकिन इस पर किसान नेता सहमत नहीं हुए और किसान सभी कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए। अब बात करते हैं कि अधिकतर केवल पंजाब और हरियाणा के ही किसान कृषि बिल के विरोध में क्यों हैं। दोस्तों, 1966 में जब देश में जबरदस्त सूखा पड़ा था, तब इस समस्या से निपटने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के लिए अमेरिका से 15 मिलियन टन गेहूं इंपोर्ट किया था। लेकिन इसके बदले अमेरिका की शर्त थी कि भारत डॉलर के मुकाबले रुपए को डीवैल्यूट करे और $1 की कीमत ₹4.76 से ₹7.50 करनी पड़ गई। इसके बाद इंदिरा गांधी ने कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की अगुवाई में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की। स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत को अगर अपना कृषि उत्पादन बढ़ाना है तो हाइब्रिड बीज, मशीनरी जैसे ट्रैक्टर और सिंचाई के बेहतर साधनों का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा किसानों को उनकी लागत का मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देना होगा। इसके लिए पंजाब और वेस्टर्न यूपी सबसे ज्यादा उचित थे, क्योंकि वहां इरिगेशन के लिए पहले से ही नदी नहरें उपलब्ध थी। पंजाब के तो नाम का ही मतलब 5 नदियों के नाम पर है। 1 नवंबर 1966 में ही पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बनाया गया। इसी वजह से देश के बाकी किसानों से पंजाब के किसानों की औसत आय बहुत ज्यादा है। पंजाब में किसान होना गरीबी का प्रतीक नहीं है। वहाँ के किसान मिडिल क्लास और हाई क्लास ग्रुप में भी पाए जाते हैं। वो खेती के अलावा फूड प्रोसेसिंग और खेती से जुड़े अन्य बिजनेस करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के किसान 2 महीने से राशन पानी लेकर जुटे हुए हैं, ये देश के किसी और राज्य के किसान की बस की बात नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को इस बिल से सबसे ज्यादा नुकसान क्यों है, आइए डेटाबेस से समझते हैं। हमारे देश में जितना भी चावल पैदा होता है उसका 35% केवल पंजाब और हरियाणा पैदा करते हैं और उसका 88% वो MSP पर गवर्नमेंट को बेचते हैं। इसी प्रकार हमारे देश में जितना गेहूं पैदा होता है
उसका 62% केवल पंजाब और हरियाणा पैदा करते हैं और उसका 70% वो गवर्नमेंट को एमएसपी पर बेचते हैं। इसी प्रकार भारत में जितना भी मोटा अनाज पैदा होता है उसका 50% ये दोनों राज्य मिलाकर पैदा करते हैं। इस डेटाबेस से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों राज्यों की इकोनॉमी एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर टिकी हुई है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को डर है कि जब सरकार एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेट या खुले बाजार के हवाले कर देगी तो वो एमएसपी देने में रुचि नहीं रखेगी और धीरे धीरे एमएसपी खत्म हो जाएगी। सरकार अभी भी एमएसपी को किसी कानून के तहत नहीं देती है। एमएसपी के लिए हर साल नोटिफिकेशन जारी करती है। दोस्तों, मेरा मानना है कि सरकार को चाहिए कि वो राज्यों को एमएसपी की गारंटी दे, नहीं तो पंजाब हरियाणा जैसे राज्य असुरक्षित महसूस करेंगे और उनकी इकोनॉमी ध्वस्त भी हो सकती है। इसके अलावा सरकार को एपीएमसी से टैक्स हटा लेना चाहिए या कॉर्पोरेट पर भी टैक्स लगा देना चाहिए, क्योंकि एपीएमसी पर टैक्स होने से किसान कॉर्पोरेट को फसल बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार को इन कानूनों से संबंधित सभी विवादों को कोर्ट के अधीन ले जाने का अधिकार देना चाहिए। दोस्तों, हमारा चैनल और वीडियोस आपको सच से रूबरू करवाने का एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।